तो गाइस ये कहानी है संग जिन्हो नाम के एक ऐसे लड़के की जो डीमन से फाइट करके पैसे कमाता है। दरअसल कुछ समय पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में ये गेट्स ओपन होने लगे जिनके अंदर डीमंस और मैजिक बीस्ट होते हैं। तभी से इंसान और डीमंस के बीच में जंग चल रही है। इन गेट्स को डंजन कहा जाता है और संग जिन्हो नाम का ये लड़का अपनी बहन की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए इन डीमंस का शिकार करता है, पर रैंक कम होने की वजह से ये हर बार डीमन से घायल हो जाता था। पर एक डंजन में इनकी स्क्वाड का सामना किसी डीमन से हो जाता है जो इनको बड़े गंदे तरीके से मार रहा होता है और यहीं पर इसे अपनी पावर्स बढ़ाने का हल मिल जाता है, जैसे कि आमतौर पर एक वीडियो गेम में होता है। तभी से ये डीमन से बार बार लड़ते हुए अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है और आखिर में वो डीमन से लड़ते हुए एलेक्सर ऑफ लाइफ का नुस्खा भी हासिल कर लेता है जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता है। पर जिन्हो की एक और खास पावर है जिससे ये मरे हुए डीमन की आत्मा को अपना गुलाम बना सकता है और यहीं से इसे ये नाम मिला शैडो मुनाफ। वेल अब सुबह सुबह जिन्हो को एक कॉल आती है। हेलो जिन्हो, कहाँ हो तुम? अरे यार सो रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें आज मेरी टीचर से मिलना है? जिन्हो, क्या ये तुम ही हो? हाँ मैं हूँ, चलो चलते हैं, तुम्हारे टीचर से भी मिल लेते हैं। स्कूल में आते ही सारी लड़कियाँ जिन्हो पर लट्टू होने लगती हैं। अरे वाह जिन्हो, तुम तो पहले ही दिन स्कूल में फेमस हो गए। तुमको तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चलाऊं? तुम जरा अपनी हद में रहो वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा। हाँ तो मैडम बताएं, क्या कोई मसला है? नहीं कोई मसला नहीं। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपकी बहन पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए आप उस पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। जी मैं समझ गया। नहीं एक और बात, कल को अगर आपकी बहन के अंदर वो शक्तियाँ जाग जाती हैं जो आपके पास हैं, क्या आप भी उसे एक हंटर बनाएंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको किसी ने कहा? वेल अब शाम को जिन्हो एक लड़की को ये फोटो दिखाता है। रुको, क्या तुम जिन्हा के भाई हो? मुझे कोई अंदाजा नहीं कि हमारी टीचर ने तुम्हें क्या कहा। इसी ने चुगली जलाई है भाई, पर मैं ना इसलिए ना तो मैं स्कूल जाऊंगी और ना ही हंटिंग छोड़ूंगी। देखो तुम एक ई रैंक हंटर हो, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम खुद भी तो एक ई रैंक हंटर हो और मुझे बता रहे हो। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ शामिल करने के लिए आया हूँ। आ जाओ मेरी टीम में। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर जहाँ पर हंटर ड्रंक्सू अमेरिका से जापान आया होता है। सर मैं आपको जापान में वेलकम कहता हूँ। तुम्हें पता तो होगा कि मुझे हंटर एसोसिएशन के एक मैनेजर ने बुलाया है। ऐसा कहते ही इनकी बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। कोशिश करना कि मेरे रास्ते में तुम ना आओ वरना मारे जाओगे। मैं सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ये बंदा, अरे यार इनके नाम इतने अलग अलग हैं कि याद ही नहीं रहते। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर। अरे सर जिन्हो आप आ गए और आप अपनी दोस्त को भी साथ लाए हो। हाँ माफ करना इसके लिए। कोई बात नहीं सर, ये तो चलता है। यहीं पर एक और ए रैंक हंटर आ जाता है जो कहता है अगर बातें हो गई हो तो काम शुरू करें। जी जी सर शुरू करते हैं। नियम के हिसाब से एक ए रैंक हंटर और 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर का होना बहुत जरूरी है। कुल मिला के 8 और आप दोनों के आ जाने की वजह से 10 लोग हो चुके हैं। ऊपर वाले कहाँ ए रैंक हंटर के साथ फंस गया। वेल अब सब लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर जिन्हो चलें? फिर तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जिन्हो इस लड़की के पीछे ही होता है कि तभी जिन्हो को एक अलग एहसास फील होने लगता है। हाँ रुको, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये गेट पूरे तरीके से लाल होने लग जाता है, इसके अंदर से बिजली निकलने लग जाती है। ये सब हंटर संग को देखते हैं। मैनेजर हंट जल्दी से जल्दी स्ट्राइक टीम को बुलाओ। क्या कह रहे हो तुम? सी रैंक गेट रेड गेट में कैसे तब्दील हो गया? ये भी एक हंटर ही होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। कि तभी जिन्हो की आंखें खुलती हैं एक बर्फीले पहाड़ पर। हम लोग आखिर हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। सुनो जिन्हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये रेड गेट क्या होता है? रेड गेट वो होता है जिसके अंदर जो भी जाता है वो असली दुनिया से कट के एक तहखाने में चला जाता है और अब हम जब तक इसके बॉस को नहीं हराएंगे तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी इन लोगों पर अटैक हो जाता है पर जिन्हो अपनी दोस्त को बचा लेता है। पर जिन्हो इन मोस्टर को फील कर लेता है। हाँ 2 महीने पहले मेरा भी यही हाल होता। काम हो गया, चलो चलते हैं। तभी ए रैंक वाला हंटर कहता है तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी रैंक ज्यादा होने की वजह से मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैं 2 टीमें बनाने वाला हूँ, जो भी मेरे साथ आएगा वो सलामत रहेगा। ऐसा कहते ही इसके साथ 2 लोग मिल जाते हैं। और मैं भी नहीं, तुम तो दूर ही रहो। जिसकी रैंक कम है वो हमारे साथ नहीं आ सकता और खासकर ये लड़की। सुनो, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? ओह तो ये उस पर तरस खा रही है बेवकूफ। इस ए रैंक वाले हंटर को
हमले की भनक ही नहीं हुई। तुम्हारी ई रैंक तो नहीं है, तुम इससे भी ऊपर वाली रैंक के हो ना। सुनो, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। सही है, अपना ख्याल रखना। और अब ये दोनों टीमें अलग अलग रास्ते पर जाने लगती हैं। सीन दिखाया जाता है ए रैंक और सी रैंक वाले हंटर्स का, जो कहते हैं उन बेचारों का क्या होगा जो कि बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आई थी। मिस्टर किम, इस पेड़ पर पंजों के निशान है, इसका मतलब यहाँ पर बर्फीले भालू भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। तभी यहाँ पर कुछ बर्फीले भालू आ जाते हैं, जिसे ये ए रैंक वाला हंटर एक ही पल में काट देता है। सीन दिखाया जाता है जिनवू की टीम का, जिसको ये लड़की कहती है देखो यहाँ पर चारों तरफ पंजों के निशान है, यानी कि यहाँ पर बर्फीले भालू हो सकते हैं। तब तो हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भालू उन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। पर फिलहाल हमें इस ठंड से बचना होगा, इसके लिए मेरे पास तुम सब के लिए कुछ है। फिर जिनवू इन सबको ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े दे देता है, खुद भी वो एक कमाल का सूट पहन लेता है, जिसे देख कर मेरे को तो मजा आ जाता है। भाई जिनवू, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम कौन हो? मैं तुम सबको यहाँ पे लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम है। बेहतर होगा कि तुम सब अपना बूम बांधे रखो। यहीं पर जिनवू के सामने एक बहुत ही बड़ा बर्फीला भालू आ जाता है। टाइटल चेंज करो। सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर, जो उस होल को मार रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि अब वहां से कोई जिंदा वापस लौट पाएगा। अब सब कुछ ए रैंक वाले हंटर मिस्टर किम के हाथों में है। पर सर, इसके अंदर ई रैंक वाले हंटर सुंग जिनवू भी गए हैं। रैंक क्या है? ई रैंक सर। क्या तुमने उसकी रैंक की जांच की? पूरी तरीके से नहीं सर, पर मुझे लगता है कि उसकी शक्तियां जाग चुकी हैं। तभी यहाँ पर डंगसू आ जाता है। लगता है व्हाइट गिल टाइगर के सारे चमचे इधर ही भरे पड़े हैं। डंगसू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए, ये हमारा इलाका है। तुम्हारा इलाका? तुम जरा मुझे ये तो बताओ कि इस ए रैंक गेट के अंदर वो ई रैंक हंटर क्या करने गया हुआ है? हाँ, मिस्टर डंगसू भी इस ई रैंक हंटर के पीछे है। सोचा था कि उस कमीने के सामने खड़ा होकर उससे बात करूंगा, पर वो तो इस गेट के अंदर फंसा हुआ है। डंगसू भी जिनवू से बदला लेना चाहता है, पर वो किस बात का, ये आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो उन सभी भालू को मारकर उनके ऊपर बैठा होता है, जिससे जिनवू का लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। सर, क्या बताएंगे कि आप आखिर हैं कौन? मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर ये सब लोग इस भालू का मीट पकाकर खा रहे होते हैं। जिनवू शाम की दौड़ लगाने गया होता है, तभी उसके सामने भालू का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है। अब ये मुकाबला बराबरी का होने वाला है। चलो तुम सब लोग आ जाओ। जिनवू अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी को अपने सामने लाके खड़ा कर देता है। तुम्हारा ये पहला काम है, इसीलिए मुझे निराश मत करना। और अब एक तरफ होती है बर्फीले भालुओं की पूरी टीम और दूसरी तरफ होती है सुंग जिनवू की पूरी शैडो आर्मी। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। गोलाबारी वाले हथियार और कभी ना मरने वाली शैडो आर्मी, ये तो कमाल की है। तभी यहाँ पर एंट्री करता है इस भालुओं के ग्रुप का लीडर, जिसकी पावर भाई बहुत ज्यादा होती है। ओह, तो तुम हो इस ग्रुप के लीडर। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे ये एक बार में ही कई सारे शैडोज को खत्म कर देता है। शैडो से बनी हुई सेना एक ही बार में तबाह हो गई। बिगरेड, अब चलो काम पे शुरू हो जाओ। बिगरेड आगे बढ़कर इस भालू को गंदे वाले डैमेज देने लग जाता है। ये भालू चिल्लाने लग जाता है। थोड़ी देर के अंदर ये भालू अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी ये गुस्से से चिल्लाता है। यहीं पर बिगरेड इसका सर धड़ से अलग कर देता है। वाह! और अब बिगरेड जिनवू के सामने अपने घुटने टेक देता है। बहुत बढ़िया बिगरेड, तुमने अच्छा काम किया। दूसरी तरफ मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। इस बंदे के धीरे धीरे करके सारे साथी मर गए होते हैं। ऊपर से ये मॉन्स्टर इसको ही देख रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड की सबसे ऊपर वाली लिस्ट में होना चाहिए था। मैं आखिर कमजोर क्यों हूँ? तभी एक मॉन्स्टर इसके दूसरे साथी पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ये डरकर भागने लग जाता है। भाई ये सीन बहुत ज्यादा फनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम भी देखो। सारे भालू तबाह हो गए होते हैं। यहीं पर जिनवू कहता है और सारे के सारे मॉन्स्टर से एक शेडो बाहर निकलती है, जिससे वो जिनवू की शेडो आर्मी में मिक्स हो जाते हैं। इनके सामने खड़ा होता है इन भालुओं का लीडर, जो शिफ्ट होता है रेड गेट के बाहर। इन दोनों को गए हुए कितना वक्त हो गया? शायद कोई 3 घंटे, जो कि वहाँ पर 3 दिन के बराबर हो सकते हैं। सुना है कि इस लाल दरवाजे के अंदर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अरे यार, तब तो जिनवू ऐसे ही मारा जाएगा। पूरा मूड खराब कर दिया। पर रुको, जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ है ही नहीं, तो फिर वो कैसे अंदर गया? दरअसल मेरी जिनवू के साथ अच्छी जान पहचान है, इसीलिए वो स्ट्राइक टीम की रेड देखने के लिए अंदर गए थे। अच्छा, फिर ठीक है।
मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। तुम सब लोग मिलकर आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? तभी मिस्टर योन डंगसू का हाथ पकड़ लेता है। डंगसू, अपना हाथ इनके गले से हटाओ। तुम मुझे कब से ऑर्डर देने लग गए? हाँ तो हो जाए फिर, देखते हैं कि कौन सबसे ताकतवर है। तभी ये दोनों अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तभी ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाते हैं, जिससे एक तेज लाइट निकलती है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम की ओर, जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। अरे यार, मुझे इतनी ठंड लग रही है। अगर मेरे पास अच्छे हथियार होते तो मैं इनका सामना कर लेता। हाँ, मैं भी सोचूं कि मुझे इतनी देर से कोई बर्फीला भालू दिखा क्यों नहीं? क्या ये सब उन ई रैंक हंटर्स ने किया? सीन दोबारा से इसी फाइट पर होता है। सीन दोबारा से उसी फाइट पर होता है जहां पर उस लड़के ने इन दोनों की फाइट रुकवा दी थी। इसका नाम होता है वो जिन, जो कहता है अगर आप दोनों ने सही वक्त पर अपना हाथ पीछे न किया होता तो आज मेरे हाथ किसी काम के ना रहते। शाबाश छोटे, तुम में काफी दम है। समझ में नहीं आता मिस्टर डंगसू, आपको उस लड़के में ऐसी क्या दिलचस्पी है कि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? हालांकि मैंने उसकी रैंक 2 महीने पहले ही चेक कर ली, जिसकी ई रैंक है। अब बताएं आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे भाई को मारा है? मिस्टर डंगसू, आपको पता है कि हमने उसकी मौत की जांच पहले ही कर ली थी। वो उन मैजिक बीस्ट के हाथों से मारा गया था। इसमें उस लड़के का कोई कसूर नहीं। हाँ, तुम सब नहीं समझ पाओगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे भाई को मारने वाला वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले का बेटा ही है। तो फिर आप जिनों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो तो सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उस कमीने तक पहुंच सकूं। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं। अगर वो जिंदा वापस आया तो उससे जरूर मिलूंगा। दूसरी तरफ ये ई रैंक वाले हंटर मस्त मजे से चिल करते हुए इस भालू के गोश्त को पकाकर खा रहे होते हैं। अरे तुम्हें क्या बताऊं मैं यार, एक बार मेरे पास हथियार खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ओह अच्छा। मिस्टर किम इन सब को ही देख रहा होता है। इन सब को पार्टी करते हुए देखकर वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरी सारी टीम उधर मारी गई और तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। अब तुम सब लोग भी मरोगे। ऐसा कहकर वो इनकी तरफ बढ़ता है कि तभी जिन इसको पकड़कर दूर फेंक देता है। हाँ, तुम्हारी टीम के मौत के जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? ओ, तो तुम इन आफतों को भी अपने साथ ले आए। चलो अब सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। यहीं पर ये सारे मॉन्स्टर जिनों के सामने आ जाते हैं। इन मॉन्स्टर को आईसेल कहा जाता है। तो ये है इनका लीडर। समझ में नहीं आता कि तुम इंसानी कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम हमें कीड़ा कहते हो जबकि तुम खुद एक कीड़े हो। रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी भाषा कैसे समझ सकते हो? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे इस दोस्त से मिलो। ये कहता है कि इस ग्रुप में एक बहुत ताकतवर आदमी है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने के लिए तुमसे लड़ना चाहता है। तभी जिनवू इसका सर धड़ से अलग करके कहता है और कुछ। यहीं पर जिनवू इसके लीडर पर भी अटैक करता है, जिसको इसका लीडर बड़ी ही आसानी से डोज कर लेता है। इसे मारने में काफी टाइम लगेगा। अरे भाई, इसे अभी तक टाइम की पड़ी हुई है। सुनो, तू इंसान नहीं है, फिर भी इंसान होने का नाटक क्यों करता है? हाँ, दरअसल हमारे कानों में एक आवाज गूंजती रहती है कि इंसानों को मार दो, पर अभी तक तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं आई। हाँ, शायद ये सिस्टम नहीं किया होगा। देखो ना, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हम एक समझौता करते हैं कि तुम इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की इंसानों के साथ क्या दुश्मनी है? ये बताने से पहले ही इस लीडर का सिस्टम गड़बड़ करने लग जाता है। ये आखिर हुआ क्या? तो अब मैं ये सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमसे दुश्मनी लेगा लड़के, जबकि तू अकेला और मेरे पास मेरी पूरी आर्मी है? ऐसा क्या? यहीं पर जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, जिनमें वो सारे भालू भी शामिल होते हैं। हाँ तो लड़के, इस खेल को शुरू करें, मुझे बोर मत करना। और अब फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ होती है आईसेल की पूरी आर्मी और दूसरी तरफ होती है जिनवू की शैडो आर्मी। दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। जल्दी करो, यहाँ से भागते हैं। अगर हम चाहें भी तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और कुछ आईसेल इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनका जिनवू काम तमाम कर देता है। अब मैं समझा कि इसमें इतनी अकड़ क्यों थी। मेरे सिपाही अमर हैं, पर इनको बार बार जिंदा करने में मेरी ताकत खर्च होती है, जिससे मैं एक वक्त पर हार भी सकता हूँ। और मेरे सामने एक ऐसा ओपोनेंट है जो जहर है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसको हराने के लिए मुझे एक ताकतवर सेना चाहिए। मेरा नाम है बाड़का। और तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम है संग जिनवू। और अब ये दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी बाड़का जिनवू को किक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इतने सालों बाद लड़ने में मजा आ रहा है। तभी जिनवू इस पर बहुत ही बड़ा आग का गोला गिरा देता है, जो कि इसकी शैडो आर्मी करती है। अब मेरे पास काफी टाइम है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। इस अटैक से बाड़का को कुछ नहीं होता, बस इतना ही दम था। दूसरी तरफ मिस्टर किम को भी होश आ जाता है।
मुझे किसने मारा? वो जिन्वू को देखता है और समझ जाता है। वो जिन्वू को मारने के लिए फुल स्पीड से आगे बढ़ता है और अब एक तरफ बारका और दूसरी तरफ मिस्टर किम जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी जिन्वू बिगरेड की हेल्प से मिस्टर किम को मार देता है। अराइज। ऐसा कहते ही मिस्टर किम की आत्मा शैडो में तब्दील हो जाती है। आज से तुम्हारा नाम एरिन है। और अब एरिन बारका पर अटैक करता है जिससे वो दूर हो जाता है, लेकिन एरिन का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है जिससे ये सही से बारका पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। देखो मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा करो कि उस टीन के डिब्बे को भी भेज दो। ऐसा क्या? और अब जिन्वू बिगरेड और एरिन तीनों मिलकर बारका पर अटैक कर रहे होते हैं और बारका इन सबको कड़ी टक्कर दे रहा होता है। कुछ भी कर लो, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। यहीं पर बिगरेड बारका पर अटैक करता है जिसे बारका डोज कर लेता है, पर जिन्वू पीछे से आकर इस पर अटैक कर देता है। क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे लड़के? तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हारी सेना भी इतनी ही ताकतवर है। तभी हम देखते हैं जिन्वू की शैडो आर्मी ने इसकी सारी सेना को तबाह कर दिया होता है। यहीं पर बारका इसकी तरफ बढ़ता है, जिन्वू अपना हथियार इसकी तरफ फेंकता है। अरे बेवकूफ, तूने हथियार फेंक दिया। जिन्वू अपने हथियार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिससे उसका ही हथियार टूट जाता है। आयरन! तभी आयरन इसको पीछे से पकड़ लेता है और जिन्वू की शैडो आर्मी आग का एक बहुत बड़ा गोला इन पर फेंक देती है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगाओ। बारका एक ही अटैक में आयरन का काम तमाम कर देता है। तुम सब मरोगे। पर तभी जिन्वू इसके पेट में खंजर घुसा देता है। खेल खत्म हो गया। जब तक मैं नहीं चाहूंगा खेल खत्म नहीं होगा। यहीं पर आयरन पीछे से आता है और एक जोरदार अटैक बारका पर कर देता है जिससे बारका की चटनी बन जाती है। मैंने कहा ना, खेल खत्म। और अब जिन्वू का लेवल भी अप हो जाता है, पर एरिन बारका की चटनी बनाने में लगा हुआ होता है। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे रुको, खुद पर काबू रखो। चलो अब घर चलते हैं। गेट भी खुल चुका है। गेट को देखकर ये सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेट के बाहर सब लोगों को लग रहा होता है कि अब ये लोग नहीं आने वाले, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कि तभी गेट से एक लाइट निकलती है जिसके अंदर से निकलते हैं दो लो लेवल हंटर्स, जिन्वू और उसकी साथी। आप सबको देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पर आप ये बताएं कि बाकी हाई रैंक हंटर्स कहाँ हैं? तभी गेट बंद हो जाता है। क्या कह रहे हो तुम सब लोग? कोई भी हाई रैंक हंटर बचा नहीं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तभी मिस्टर योन जिन्वू के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, रुको, जाने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। इन सवालों का जवाब अपने गिल्ड वाले किसी मेंबर से पूछना। मेरी गिल्ड के 6 लोग गायब हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उनकी मौत की जांच पड़ताल करना। हाँ सही कहा, पर अभी जो जिंदा हैं वो मेरी बदौलत ही जिंदा खड़े हुए हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ इज्जत से पेश आओ। हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तभी जिन्वू गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर चला जाता है। मैनेजर अहान, तुम्हें जो करना पड़े करो, पर ये लड़का मुझे मेरी गिल्ड में चाहिए। जी सही है सर। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी दोस्त को उसके घर में पिकअप करता है। तुम्हारा शुक्रिया जिन्वू। रात के 3:30 बज रहे होते हैं। जिन्वू सोच में होता है कि मुझे वहाँ पर सिर्फ ये वेपन ही अच्छा लगा। कोशिश के बावजूद भी मैं उसकी आत्मा जिस्म से बाहर ही नहीं निकाल पाया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगली सुबह जिन्वू को उसका दोस्त मिलता है, इसका नाम है यू जिन्हू। इसके पीछे ही डंगसू पड़ा हुआ है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिन्वू कहता है रास्ते में मुझे एक बंदे को पिकअप करना है जो कि इसकी वही दोस्त होती है। जिन्वू कैसे हो तुम? इस लड़की के मुंह से जिन्वू लफ्ज सुनकर यू जिन्हू चौंक जाता है। तुम रात को सही से सोई नहीं? हाँ जिन्वू, वक्त ही नहीं मिला। वैसे भी हम जब पहुँचे तो सुबह हो चुकी थी। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे शुक्रिया। और ऐसी रोमांटिक बातों को सुनकर यू जिन्हू का दिमाग खराब होने लगता है। पर सर ये तो बहुत छोटी है ना? इसका मतलब अरे नहीं कुछ नहीं सर, जल्दी चलो, हमें हमारा काम पूरा करना है। फिर यूजिनहो और जिन्वू एक डंजन पर अटैक करते हैं और डंजन में जिन्वू की शैडो आर्मी को देखकर यूजिनहो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बॉस आखिर ये क्या है? शायद तुम इन्हें पहली बार देख रहे हो। ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। क्या ऐसी स्किल्स भी होती हैं? और अब जिन्वू की शैडो आर्मी ये स्टोन्स इकट्ठा करने में लग जाती है। बॉस ज्यादा कुछ ना सही, कम से कम आप मुझे ये स्टोन्स तो इकट्ठा करने दें। और एरेन ये स्टोन यूजिनहो को देता है। तुम्हारा शुक्रिया। और अब सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। हे रुको, तुम्हारे साथी बेहोश हुए हैं ना कि मर गए? अरे यार, एक तो मेरी इंग्लिश भी कमजोर है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा नाम है ह्यूगो और मुझे अपने घर जाना है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना गाइस। और अब शाम को जिन्वू और यूजिनहो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी डंजन में 19वीं रेट पूरी हो चुकी थी। जिन्वू इससे पूछता है कि आप बताओ तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है? सबसे पहले हंटर
एसोसिएशन का एग्जाम पास करूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। बाद में अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। और आप बताएं कि आप आगे क्या करने वाले हो? सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जाऊँ। बॉस, अगर आपको मेरी कंपनी पसंद ही नहीं थी तो पहले बताते थे। तुम्हें शायद चढ़ गई है। बॉस, मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, पर वो मुझे नापसंद करता है। हमने कभी भी एक साथ वक्त नहीं गुजारा। और दूसरी तरफ आप जो मेरी हर मुश्किल में साथ खड़े होते हो, आपने मेरी कई बार जान बचाई है। मैं हमेशा से ही सोचता हूँ कि काश आप मेरे बड़े भाई होते। ऐसा क्या? तो फिर आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। बड़े भैया। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक प्रिजनर पर जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई होती है। ये ह्यूगो होता है जिसको अमेरिकन ऑफिसर ने पकड़ रखा होता है। कुछ पता चला कि ये कहां से है। सर ये बताता है कि ये पिछले 10 सालों से एक गेट के अंदर बंद था और हाल ही में इसे एक रास्ता मिला जिससे ये अमेरिका आ गया। ये एक विदेशी हंटर है, पर मुझे लगता है कि ये मैजिक बीस्ट भी हो सकता है जिसने इंसानी रूप लिया हुआ है। इसको इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए एक ट्रांसलेशन का इंतजाम किया है और वो एक हंटर है जिनका नाम है डंगसू। दूसरी तरफ जिनवू अपनी सिस्टर को बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिनों तक काम के लिए बिजी रहे और अब एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहे हो। तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए? काम इतना है कि क्या करें भाई। जिनवू अब यहाँ से चला जाता है और एक अंधकार की दुनिया का दरवाजा खोल देता है। भाई ये दुनिया जहन्नुम से कम नहीं, चारों तरफ आग ही आग होती है। उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना 3 सर वाले मॉन्स्टर से हुआ था, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब जिनवू चाबी लगाता है जिससे गेट खुल जाता है। अंदर घुसते ही जिनवू को एक मिशन मिलता है। इस किले में हर जगह मैजिक बीस्ट हैं और इन्हीं मैजिक बीस्ट को मारकर इनकी आत्माएं इकट्ठी करनी होगी। क्या कहा? वो भी 10,000? यहाँ पर इतने मैजिक बीस्ट हैं। एलेक्सर ऑफ लाइफ के सामने कुछ भी, मेरे सामने 10,000 मैजिक बीस्ट हो या 10 लाख, मैं उन सबसे लड़ूंगा। और वहीं सीन शिफ्ट होता है यू जिनहू पर जो अपने डैड को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो गिल्ड मुझे दे दें। तुम्हें दे दूं जबकि तुम्हारा भाई पहले ही इस पर काम कर रहा है। वो गिल्ड चलाने के लिए बाहर से किसी को लाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कंपनी को तबाह कर देंगे। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा हंटर। प्राचीन तहखाने की रेड के दौरान डंगसू की पूरी टीम मारी गई, पर वो जिंदा वापस आ गया और ये सारी रेड तुमने उसकी बदौलत ही पूरी की। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। देखो मैं तुम्हें ये गिल्ड सिर्फ एक शर्त पर दूंगा। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवू को अपनी गिल्ड में शामिल करने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिनवू हमारी गिल्ड में शामिल हो जाए और तुम्हें इसके लिए उसको मनाना होगा। ये सुनकर यू जिनहू मान जाता है। दूसरी तरफ जिनवू ने सभी मैजिक बीस्ट को हरा दिया होता है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इन मैजिक बीस्ट की आत्माएं निकाली नहीं जा सकती। पहले नहीं बता सकते थे? जिनवू को ये सिस्टम एक नक्शा देता है जो कि अगले फ्लोर पर जाने का एक परमानेंट होता है। चलो इसका इस्तेमाल वहीं पर ही करेंगे। ये तहखाना एक बिल्डिंग के अंदर होता है, पर ऐसा लग रहा होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर समाया हुआ है और ऐसे में यहाँ पर पैदल चलना बेवकूफी होगी। और यहीं पर जिनवू भालुओं के ग्रुप के लीडर को बुलाता है। जिनवू इस भालू पर सवार हो जाता है। आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। ये भालू सभी मैजिक बीस्ट को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो कि नहा रही होती है, जो अपने हंटर साथी की कही हुई बातों को सोच रही होती है। क्या कह रहे हैं आप? लोगों को उड़ती हुई चींटियों के बारे में बताने की बजाय हम इसे छुपा क्यों रहे हैं? घबराने की बात नहीं, इस बीच हम अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे। ये सब कुछ ये लड़की सोच रही होती है। ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, याद रखना। सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर जो एक मैजिक बीस्ट को मारता है। जिस वक्त मुझे ये चाबी मिली थी तो मुझे लगा था कि ये एस रैंक का तहखाना होगा, पर यहाँ के मैजिक बीस्ट बी रैंक से थोड़े से ही ऊपर हैं और ये बीस्ट यहाँ पर भरे पड़े हैं। और जैसे जैसे मैं इनको मारते हुए आगे बढ़ूंगा तब तक मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। और अब जिनवू खाना खाते हुए ये सब सोच रहा होता है। ये किला बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे असली टावर बना हुआ था। तो यहाँ पर तकरीबन 100 फ्लोर होंगे और अगर मैं इसके सबसे आखिरी फ्लोर पर पहुंच गया तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। पर ये खाना क्या इतने टाइम तक चल पाएगा? ऊपर से मैंने अपनी बहन से जल्द आने का वादा भी किया हुआ है। अब ये लड़ाई मैजिक बीस्ट के साथ साथ मेरे वक्त के साथ भी है। जिनवू कई सारे मॉन्स्टर को मारते हुए अपनी शैडो आर्मी में तब्दील करते जा रहा होता है। साथ ही वो अपनी खुराक पर भी ध्यान दे रहा होता है। और अब जिनवू के सामने पूरी की पूरी डीमन आर्मी खड़ी होती है जिनका लीडर भाई बहुत ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसके माथे पर रेड लाइन थी। और रेड लाइन का मतलब तुम समझते हो।
अराइस। और अब जिन्हों की शैडो आर्मी 10,000 तक पहुंच जाती है, पर अब इसके सामने डीमन की एक और बहुत बड़ी आर्मी है। पर ये घबराने की बजाय आगे बढ़ता है और अपनी सेना को भी अपने पीछे खड़ा कर देता है। जिन्हों अब 15th फ्लोर पर पहुंच गया होता है। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर आहान पर, जो जिन्हों का पता करने के लिए उसके घर आता है। तो क्या जिन्हों अपने घर पर नहीं है? हाँ, हमने उनकी बहन से पूछा, पर उन्होंने बताया कि जिन्हों कहीं घूमने गए हुए हैं। आखिरी बार उन्हें शहर के बीचों बीच देखा गया था, पता नहीं अब वो कहाँ पर होंगे। दूसरी तरफ जिन्हों कहता है, बड़े वाले को छोड़ के सबका काम तमाम कर दो। यहीं पर जिन्हों की शैडो आर्मी डीमंस पर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करती है और अब डीमंस और शैडो आर्मी में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। यहीं पर इन डीमंस का किंग जिन्हों की शैडो आर्मी पर अटैक करता है, जिससे सारे सैनिक कुचले जाते हैं। पर जिन्हों, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा। यहीं पर जिन्हों इस मोस्टर को एक जोरदार पंच करता है, जिससे ये दूर जाकर गिरता है। पर जिन्हों हैरान होता है, मैंने तो इसे बस हल्का सा पंच मारा। तभी ये डीमन किंग दोबारा से खड़ा होकर जोर से दहाड़ता है और अब ये डीमन किंग फुल स्पीड से जिन्हों की तरफ बढ़ता है। एरन अपनी शील्ड जिन्हों की तरफ फेंकता है, जिसे जिन्हों पकड़ लेता है। मॉन्स्टर लगातार जिन्हों पर अटैक करा होता है। इसके साइज के हिसाब से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, पर मुझे एक मौका तो जरूर ही मिलेगा। और मिल भी गया। तभी जिन्हों इस शील्ड को मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है और अब जिन्हों अटैक करने के लिए मॉन्स्टर के पास जैसे ही जाता है तो मॉन्स्टर इसको देख लेता है और अब मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है, जिसे जिन्हों किसी न किसी तरीके से डोज कर लेता है। ये जो भी है, पर ये मेरे दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा है। मुझे लगता है कि इसके जिस्म का सबसे कमजोर हिस्सा इसकी आंखें ही हैं और अब मुझे उन्हीं पर ही अटैक करना होगा। और अब जिन्हों मॉन्स्टर के अटैक को डोज करते हुए भागने लग जाता है। मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ा होता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके इतने बड़े साइज को मुझे किसी न किसी जगह पर तो फंसाना ही होगा। हाँ, मिल गया आइडिया। और अब जिन्हों अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाकर एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। लगता है तुमने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया। जिन्हों अपना वेपन निकाल लेता है। मॉन्स्टर जैसे ही खड़ा होता है तो जिन्हों ऊपर से आकर इसके कंधे के 2 हिस्से कर देता है। मॉन्स्टर को मारते ही जिन्हों को कुछ रिवॉर्ड रिसीव होते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है हयोगो पर, जिसे मिस्टर डंगसो मिलने के लिए आया होता है। पहली बार एक ऐसा मैजिक बेस्ट देख रहा हूँ जो बात कर सकता है। पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मैजिक बेस्ट नहीं हूँ। यकीन नहीं होता तो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। बकवास बंद कर, मुझे तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बकवास बंद करो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इन गेट्स और मैजिक बेस्ट के बारे में कितना जानते हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये तहखाने, गेट्स और मॉन्स्टर, ये तो बस एक शुरुआत है। असली तबाही तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति जाग चुकी है और इस कयामत को ना होने देना ही मेरा काम है। अच्छा चलो बस करो यार, अब मैं ये बकवास और नहीं सुन सकता। तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने ज्यादा ताकतवर हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम इस खतरे के सामने तो कुछ भी नहीं। तुम भी काफी ताकतवर हो, पर क्या? पहली बार एक ऐसा मैजिक बीस्ट देख रहा हूँ जिसका अपना नाम और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या तुझे तुम्हारे बेटे का नाम भी याद है? जिन्हों। तो सुन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। अरे यार, ये जिन्हों के फादर हैं और अगर अब तुमको उससे मिलना है तो तुझे मरना होगा। ये बात सुनकर जिन्हों के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिन्हों पर, जो एक अंधकार की दुनिया में होता है। इसकी शैडो आर्मी कई सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। खेल यहीं पर समाप्त होता है। क्या हुआ? मेरी सेना की ताकत को देखकर डर गए? पहली बार किसी मरे हुए इंसान को डरते हुए देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यहीं पर जिन्हों इस शकल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे जिन्हों का लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से जिन्हों के फादर पर, जिन्होंने मिस्टर डंगसू की बैंड बजा दी होती है। बिल्डिंग में आग लग गई होती है, जिसे सब लोग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुना था कि एसआरएफ हंटर के बीच में होने वाली जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। हम लोग खुशकिस्मत रहे, वरना तबाही और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। ये सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। कमाल की बात तो ये है कि ये सब होने से पहले ही मिस्टर डंगसू हार गए थे। सीन शिफ्ट होता है जिन्हों पर, जो ये सब सोच रहा होता है कि यार अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है, शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ, बाकी बच्चे 25 फ्लोर को पार करने में काफी वक्त जाया होगा, पर आज मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। 50वें फ्लोर पर मुझे एक बीस्ट से कान की ये बालियां मिली और अभी अभी जो मुझे कंकाल से ये हार मिला है, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा रेयर है। और अब जिन्हों को यहाँ पर कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें शामिल होते हैं एक ये बॉल, जिससे इसके शैडो की फायर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, एक चाबी जिसका पता नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, और एक खाली जगह जिसका पता चलता है कि एक और मैजिक बीस्ट से पाला पड़ने वाला है।
और हाँ, 50वें फ्लोर पर जब मैंने उस डीमन को हराया तो मुझे वेल्ट्री का एक टुकड़ा मिला। वहीं अब आत्माओं के मार्गदर्शक नीडस को हराकर उससे मुझे ये स्प्रिंग वाटर मिला। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाया जा सकता है। बस एक कदम और फिर मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं आऊंगा तो इन 25 फ्लोर को भी पूरा कर दूंगा। और अब जिन्वू इस डंजन से बाहर निकल जाता है। हाँ, एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए दो चीजें तो मिल चुकी हैं, पर एक चीज जो कि है डीमन मोनार्क का प्योरीफाई ब्लड, और इसे हासिल करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा और इसके लिए मुझे हाई रैंक की डंजन में जाना होगा। पर अभी भी मेरी ई रैंक है, मुझे अपनी रैंक रीअसेसमेंट करानी होगी। आखिर ये सच कब तक छुपाऊंगा। और अब जिन्वू अपनी रैंक रीअसेसमेंट करवाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक बंदा इन पर नजर रख रहा होता है। सर, जिन्वू मेरे सामने ही है, वो अपनी रैंक आज खुद असेसमेंट करवाने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हो तुम वहीं पर रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। जिन्वू वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहा होता है। कुछ हंटर्स डर भी रहे होते हैं। अरे यार, कहीं मेरी रैंक ई ना हो। अरे यार घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। और अब जिन्वू की बारी आती है, जिससे वो अंदर चला जाता है। सर, आपका नाम क्या है? जिन्वू संग। आप अपनी रैंक रीअसेसमेंट कराने आए हैं, तो इसका प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता होगा। आपको बस इस ब्लैक बॉल पर हाथ रखना है। और अब जिन्वू ब्लैक बॉल पर हाथ रखता है, जिससे सिस्टम में एरर आने लगता है। लड़की समझ नहीं पाती कि एरर क्यों आ रहा है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो इससे पूछता है क्या हुआ। पता नहीं सर, सिस्टम एरर दिखा रहा है, कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई? हाँ, ये मशीन खराब नहीं हुई, इनकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप ही नहीं पा रही। तो क्या ये एस रैंक के हंटर हैं? हाँ, ऐसी रैंक वाले इस मुल्क में सिर्फ 10 लोग हैं और ये उनमें से एक ही है। तो बताओ, उन उड़ती हुई चींटियों के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उन पर रिसर्च की जा रही है, जिसमें काफी टाइम लगेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ पर कुछ तो हो रहा है। लगता है कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर पगला गया है। और अब ये दोनों वहीं पर चले जाते हैं। सब लोग जिन्वू की रैंक देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये कैसा आदमी है जिसे रीअसेसमेंट भी नहीं किया जा सकता? पता नहीं इसकी मैजिकल पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी सब लोगों का ध्यान इन दोनों पर जाता है। अरे ये तो हंटर गिल्ड के हेड जोई जिंगजिन है। ओह, तो ये है हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन, जो एक एस रैंक का फायर मैजिक हंटर है। हे, कैसे हो दोस्त? मैं हूँ हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन। पर जिन्वू इसको इग्नोर करता है। माफ करना, अभी मुझे एक जरूरी काम है। ये सुनकर जोई जुंगजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो जिन, मुझे जरा ये बताओ कि मैंने अपने नाम के साथ हंटर गिल्ड का हेड कहा था ना? हाँ सर, आपने कहा था। क्या मुझ में गरूर आ गया क्या? और ये अचानक गायब कहाँ हो गया? तभी इनका ध्यान व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड पर जाता है, जो भागते हुए आ रहा होता है। ओह, तो ये भी इस लड़के के पीछे है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस पास में ही है, पर जनाब इतनी तेजी से है कि सांस फूल गई। योन होबे का ध्यान जोगिन पर जाता है, पर ये मिस्टर योन होबे को कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। हाँ, इस आफत को इसका कैसे पता चल गया? सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जो ये सोच रहा होता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी मेरा नाम पुकारेंगे। हाँ, बस कुछ वक्त और सब्र मोम। और अब जिन्वू कमरे से बाहर निकलता है तो उसका सामना वू जिन से होता है। क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? नहीं, एक मुजरिम की तरह तो नहीं। दरअसल हमारी सर्वेलेंस टीम हंटर से जुड़े सभी मामलों को हल करती है और गलती करने पर उनको सजा भी देती है। पर एस रैंक वाले हंटर को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए आया हूँ। तभी जिन्वू एक ओल्ड मैन को देखता है, जिसकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। मैं हूँ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सबसे पहले मैं तुम्हें एस रैंक की मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ऑफिशियली इस पर अभी मुहर नहीं लगी। मेरा नाम है कोकानी। तुम्हें पता है कि जब तुमने अपना पाँव उस मशीन से हटाया तो उसी वक्त ही तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो फिर ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है कि तुम्हें ये रीअसेसमेंट फालतू लगे, पर इससे हमें वक्त मिल जाता है तुम जैसे काबिल लोगों को संभालने और समझाने का। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी हमारे पास काबिल हंटर्स की काफी कमी है। शोहरत और पैसों के मुकाबले में हम उनके सामने कुछ भी नहीं। मैनेजर वू हमारे टॉप लेवल के हंटर्स में से एक हैं, पर इनकी रैंक भी ए ही है। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि तुम मेरी हंटर एसोसिएशन में शामिल हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एसोसिएशन में तुम्हें आला मकाम दिलाऊंगा। तुम्हें बताता चलूं कि आज के दौर में लोगों को सरकार की नहीं बल्कि मैजिक बीस्ट से बचने के लिए इन हंटर्स की जरूरत है। इस मुल्क में 5 गिल्ड्स हैं और हर गिल्ड एक दूसरे को अपनी तरफ करना चाहती है और वो तुम्हें भी अपनी ही तरफ करना चाहते हैं। इसलिए हंटर एसोसिएशन जरूरी है ताकि हालात खराब ना हो पाए। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये ऑफर तो
वाकई में बहुत बढ़िया है, एसोसिएशन में एक जॉब जिससे मेरे करियर को एक ऊंचा दर्जा मिलेगा। बिल्कुल मेरी तरह यार, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इसके साथ साथ मीडिया और सरकार भी इन्हें काफी अच्छे से जानती है। और तो ये इस मुल्क के पहले एस रैंक हंटर हैं। ये कब के रिटायर हो चुके हैं, पर इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये 80 साल से ऊपर है। हाँ तो बताओ ना जिनवू संग। हाँ आपका ऑफर बहुत अच्छा है, पर माफ करना, मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा। इनको लगता है कि ये जिनवू भी पैसों के पीछे जाना चाहता है, पर जिनवू कहता है देखें मैं भी लड़ना चाहता हूँ। क्या तुम उन मैजिक बीस्ट से जंग करना चाहते हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स के अंदर ही है। यकीन नहीं होता, पर इसकी आंखों में सच्चाई साफ देख सकता हूँ मैं। इन्हें अपने दिल को एक अलग सी खुशी फील होती है। न जाने कितने सालों बाद मुझे ये खुशी दोबारा फील हो रही है। अगर मैं 20 नहीं 10 साल भी जवान होता तो मैं इसकी लड़ाई में इसका साथ देता। तो सर ठीक है, फिर अभी मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जवाब भले जो भी हो, पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर रंगसू पर, जो हॉस्पिटल में होता है, जिसे डब्ल्यूटी चीफ मिलने के लिए आते हैं। मेरा बस एक सवाल है कि मिस्टर ह्यूगो इंसान है या मैजिक बीस्ट? आखिर तुम्हें वो किस एंगल से इंसान दिखता है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट है और रहेगा। तो बस सही है ना, फिर जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे ऑफिस में आ जाना। वही मिस्टर रंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसे मिस्टर ह्यूगो की कही हुई एक बात याद आती है, मेरे परिवार से दूर रहना, वरना तुम्हें तुम्हारी मौत भी नहीं बचा पाएगी। इतनी शर्मनाक हार। कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मौत भी नहीं बचा पाएगी। मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, बस मुझे मेरा गियर मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो उन्हीं गियर्स को देख रहा होता है। तो गाइस हंटर्स की दुनिया में ये आर्टिफैक्ट गियर है, ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े से बड़ा कारीगर भी नहीं बना पाता, इसलिए इन्हें ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। पर जिनवू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि ये गियर इतने ज्यादा महंगे होते हैं। मुझे डीमन के किले में जाने से पहले एक बेहतरीन गियर ढूंढना ही होगा। जिनवू रिसर्च करने में लगा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि एरेंग गेट में जाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, जहाँ पर इसे लड़ाई नहीं बल्कि मजदूरी करनी है। दूसरी तरफ मैनेजर वो कोकानी को जिनवू की रिपोर्ट देता है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ये एक बच्चा लग रहा है। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं बोला? नहीं सर, हमने इसकी रैंक चेक की थी और ये उन लोगों के रिकॉर्ड में भी है जहाँ पर रेड के दौरान इन्हें अक्सर चोट लग जाती है। और हाल ही में हंटर संघ हंटर गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी इसने पैसों को ही अहमियत दी। पर सर वो एक मैनिंग टीम में शामिल हुए हैं। क्या कहा, मैनिंग टीम? इस लड़के को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर। जिनवू एक बंदे को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। मैं पहले ई रैंक में काम करता था, जहाँ पर मैं फाइट करता था। सुनो लड़के, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सही से काम करना। हाई लेवल रेड की डंजन में जाने के लिए खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे ऊपर इन डीमन से लड़ने वाली स्ट्राइक टीम होती है, फिर आती है इन क्रिस्टल को तोड़ने वाली टीम, और आखिर में आती है लेबर जो इन क्रिस्टल को बाहर निकालेगी। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी ये मुनाफे का काम है। सीन दिखाया जाता है डंजन के अंदर, जहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी होती है हंटर्स और मैजिक बीस्ट के दरमियान। यहाँ पर वही हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन होता है। लगता है कि तुम्हें रोशनी से काफी नफरत है। यहीं पर जोगजिन एक बहुत बड़ा फायर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर जलकर राख हो जाते हैं। इनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरी डंजन में ही आग लग जाती है और ये शील्ड की हेल्प से खुद को बचा लेते हैं। चलो अब सब लोग वापस चलते हैं। फिर ये सब लोग इस डंजन से बाहर निकलते हैं। अभी गेट बंद नहीं हुआ था। जिनवू समझ आता है कि तहखाने के बॉस के अलावा सब कुछ तबाह हो गया। इसकी काबिलियत का अंदाजा मुझे उसी वक्त ही हो गया था, इसीलिए बोलते हैं कि हर किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनवू समझ आता है कि इसने अपनी पूरी की पूरी टीम को एरेंग गेट से सही सलामत बाहर निकाला है, जिससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी हमारा ध्यान जाता है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर, जो इस मुल्क की नामी एसरेक हंटर है। तभी ये गिल्ड मास्टर अपने आसपास कुछ खास महसूस करती है, पर इसकी कमजोरी है यार, इसे हंटर से गंदी बदबू आती है। और अब बाकी का काम माइनिंग टीम का होता है, जो डंजन के अंदर घुस जाते हैं और क्रिस्टल को बाहर निकालने लग जाते हैं। अब तो मेरी एक्साइटमेंट ए रैंक के बॉस से मिलने के लिए और भी ज्यादा बढ़ रही है। चल बे चिकने, रास्ता दे। यहीं पर जिनवू इसको घूरता है, जिससे ये बंदा इतना डर जाता है कि वो कहता है बॉस आपको जहाँ दिल करे वहीं काम करें। जिनवू काम पे लग जाता है। सब लोग इसको देख के हैरान हो रहे थे। बॉस ये आपको कहाँ से ई रैंक हंटर लगता है, इसकी बॉडी तो देखो जरा। बॉस कहता है ऊपर वाला जिनवू जैसे लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। और अब खाने का वक्त हो जाता है। जिनवू कहता है कि आप सब खाना खाएं, मैं काम खत्म करके आ रहा हूँ। सब लोग खाने के लिए 1 घंटे की ब्रेक लेते हैं। यही सही वक्त है इस डंजन के बॉस से मिलने का। जिनवू बॉस से मिलने के लिए उस गेट की तरफ चला जाता है। वो अपना वेपन बाहर निकालता है कि तभी यहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाती है। वो जिनवू से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। अगला पार्ट भी 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। माफ करना यार, डिवाइस लो होने की वजह से वीडियो लेट आ जाती है। अगला पार्ट भी जल्द आएगा।